हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर आज हमारी ये थर्ड क्लास है और बहुत बेसिक बातें हमने इसके बारे में पढ़ ली हैं। कुछ क्वेरीज जो हमें स्टूडेंट्स की आती हैं, मैं जरा 2 मिनट उसको एड्रेस कर दूं, फिर मैं आगे चलूंगा। तो हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ने ये वीडियोस YouTube पे पोस्ट की हैं, तो सर सारा का सारा कंटेंट क्या हमें YouTube के थ्रू ही देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे। हम पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है gagankapoorclasses.com। हम यहां पर मेंशन भी कर देते हैं। इस बार मैंने एक नया काम आप लोगों के लिए जो किया है, एक तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, एक जब इम्प्लीमेंट होगा तब अपडेट करेंगे। हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप फॉर्म किया है आपके लिए। उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ बच्चे जाके टेलीग्राम पे सर्च करते हैं गगन कपूर क्लासेस और उस नाम से पता नहीं एक और चैनल आ जाता है, तो वो गलती से उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो बाद में मुझे करेक्ट करना पड़ता है कि हम अपने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल कोर्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं उसका हेडिंग पर उस सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं। जैसे आपके ग्रुप का नाम होगा जीकेसी अकाउंटिंग 12th टीएस ग्रेवाल सेशन 21-22। आप सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने पब्लिक में भी नहीं डाला हुआ। वो आपको लिंक से उसमें जाना होगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। हमारे कोर्सेज जो हैं पेड रहते हैं। वेबसाइट से आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं। हमारा टीचिंग का मोड कैसा रहता है, स्टूडेंट को लगता है कि हम जूम के ऊपर लाइव क्लास उनको देने वाले हैं, तो बेटे ऐसा नहीं है। हम बहुत प्लानिंग करके और फिर आपको सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो लर्निंग लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। उसके बाद हम एक चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तब आपके पास जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ हम लाइव सेशन करके उनके डाउट्स को लेंगे। वहीं पर हम आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर सब हम आपको वेबसाइट के थ्रू ही देते हैं। 2 मिनट मैं लूंगा, आपको ये बता देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है, कौन सी हमारी वेबसाइट है और कैसे उसे आप एक्सेस करते हैं। मैं 2 मिनट अपना ब्राउजर ओपन करता हूं और फिर ये हमारा ब्राउजर ना जाने क्या क्या ओपन कर रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं और हमने यहां पर लिखना होता है गगन कपूर क्लासेस और ये हमारी वेबसाइट रहती है। जो भी कोर्स आपको चाहिए हो वो हमारी वेबसाइट पे आप कैसे एक्सेस करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न मटेरियल दिया हुआ है, साइट पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसका एक यूट्यूब वीडियो का लिंक लगाया हुआ है। कुछ कोर्सेज हम यहाँ पर स्क्रॉल पे डिस्प्ले कर देते हैं। अदरवाइज आपको हमारा कोर्स सिलेक्ट करने के लिए पहले जाना चाहिए कैटेगरी में। कैटेगरी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप जाइए। फिलहाल मैं क्लास 12th की वीडियो की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 11th और 12th आपको दिखाई देगा। इस डेट के भ्रम में मत पड़िएगा, क्लास 12th में जाइएगा। आपको यहां पर विंडोज एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये कोर्स दिख रहा है, एप्पल यूजर्स के लिए दूसरा कोर्स दिख रहा है। तो आप विंडोज एंड्रॉइड यूज कीजिएगा। एप्पल मैकबुक में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। वेबसाइट का ये जो लुक एंड फील होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको थोड़ा बहुत बदलाव हुआ मिले, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप यहां पर जाएंगे और यहां पर आपको लॉगिन चाहिए होता है। लॉगिन आपको अगर नहीं बनाया हुआ तो क्रिएट करना होगा। ट्रायल अकाउंट के लिए ये क्रिएट करना होता है। ट्रायल अकाउंट के लिए कोई चार्जेस हम नहीं लेते। और आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है तो ये आपको हमने फ्रंट पेज पे वीडियो दी हुई है, वहां बताया हुआ है। वेबसाइट पर मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हम आपको जो लेक्चर देते हैं वो रिकॉर्डेड देते हैं। आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेंगे, फॉलो करेंगे और आपको जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास की हेल्प से आपके डाउट सेशन लेंगे और फिर वेबसाइट के ऊपर ही मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा और वहीं पर ही मैं आपके पेपर्स को चेक करके आपका रिजल्ट भी दूंगा। तो इस तरीके से हमारी ये लर्निंग चलती है। 15,000 अभी हमारी करंट में फी चल रही है। फ्यूचर में बढ़ जाए या घट जाए उसका मैं नहीं कह सकता। तो ये अभी हमारा सिस्टम चल रहा है। पेमेंट वगैरह के लिए सब कुछ साइट पर हमने लिखा हुआ है कि हमारी साइट पर कोई पेमेंट गेटवे नहीं होता। आपको नेट बैंकिंग या गूगल पे, फोन पे से हमें ट्रांसफर करना होता है। पेमेंट डिटेल्स हमने सारी वहां मेंशन की हुई हैं। तो ये तो था कि स्टूडेंट्स को हमने बताया कि भाई हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों की आदत होती है कि सर पढ़ाई तो लाइव होती है,
लाइव टीचर वो बढ़िया बात नहीं बता सकते जो हम आपको रिकॉर्डेड के लेक्चर्स की हेल्प से बताते हैं, और आप इसे फील करें, इसीलिए तो हम आपको ये ट्रायल क्लासेस देते हैं। आप अगर जाके चेक करेंगे बाकी ऑनलाइन टीचर से तो वो आपको ज्यादा ट्रायल क्लास देंगे ही नहीं, लेकिन हमारे साथ आप 2-4 आराम से क्लास लीजिए ट्रायल, और फिर आप देखिए कि हमारी क्लासेस का इफेक्टिवनेस आपको कैसा लगता है। तो बहुत बातें हो गई सर, अब हम चलते हैं कंटेंट के ऊपर, और मैं आपको लेके चलता हूं जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कहां तक तो पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। कपूर साहब बच्चों को बताया था, ऑथर पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा जी बताया था। मैंने बताया था कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। वो कह रहे कपूर साहब क्या इतना सही बता के छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं जी, थोड़ा बहुत और बताया था कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। इसके लिए आपको लीगल एक एंटिटी बनानी पड़ती है। इसका मतलब आपको या तो सोसाइटी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको कोई कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनीज होती है कंपनीज एक्ट में, या तो आपको वो बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट कहती है कि हाँ अब आप पक्की ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, हम आपको टैक्स में एग्जेम्पशन भी देंगे, और हम आपको इसके रिगार्डिंग डोनेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी अब आपको मिल सकती हैं, क्योंकि अब आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हैं और आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अकाउंटिंग की हमें बात करनी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा गहराई में इस बारे में और ज्यादा नहीं जाते, जितना हमारे ऑथर ने कहा कपूर साहब इतना सिखाना, बाकी बच्चे जब आपके पास सीए में आए तब बताना। का ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में हमने आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी। बुक से एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था इन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती हैं, जो कि बुक ने मेंशन नहीं की हुई हैं। फिर हमने आपको कहा था एक बार पढ़ लीजिएगा कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। सर हमने पढ़ लिया था। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोस्टली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। ये बात बुक ने यहां पर मिस किया हुआ है, लेकिन हमने आपको बताया था कि 2 तरह की मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। एक कैश बेसिस थी, एक मर्केंटाइल थी। जो ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो करती हैं वो अपने पास प्रिपेयर करती हैं सबसे पहले रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट है और हमारी कैश बुक की समरी होती है। हाँ सर, हाँ, ये आपने हमें बात बताई थी, हमें याद है, और आपने हमें कहा था इसका फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, और ये भी आपको बताया था कि इसके अंदर कोई भी नॉन कैश आइटम मत लिखना, और आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे और 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे। यहां पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर नहीं किए तो बहुत गलत बात है। करना, अब देखिए ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना है। करने से धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपको डर लगता है तो भी मत घबराइए, आप कीजिए, गलतियां होने दीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अभी तो हमने इस चैप्टर में बहुत दूर तक जाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, बहुत सिंपल थे। मैं तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से बन गए होंगे, और अगर नहीं बने थे तो आप मुझे कम्युनिकेट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर क्या इश्यू आ गया। तो सर हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सीख लिया था। अब मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसको बनाना। इसलिए एग्जाम में अगर ये आपको मिल जाए तो समझिएगा आप बहुत लकी हैं। अदरवाइज एग्जाम आपसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ज्यादा अगली चीज पूछने वाला है। वो क्या है सर? इसके बाद हमारी जो अगली चीज या अगला जो कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो हमारे पास आती है कि फाइनल अकाउंट्स में सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तो हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब मैं यहां पर आपके साथ एक बात आपको बता देता हूं कि हमने क्वेश्चन तो जरूर किए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के ऊपर हमने क्वेश्चन किए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि एग्जाम में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है और वो आपसे कहते हैं कि हमें आप बना करके दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी हमें एग्जाम में बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में अब आप क्या कहेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? तो बेटे बुक में तो आपके सामने दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ था सर, यहां पर तो हमें कोई फॉर्मेट भी नहीं दिया हुआ, तो घबराएंगे भी नहीं, आपको कोई फॉर्मेट को यहां पे भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो मैं आपको लेके चलता हूं एक पेज, ये हमने नोट्स बनाए हैं और इसको हम वेबसाइट पे आपके साथ शेयर कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमारे हिसाब से बुक ने मिस की थी, तो स्टूडेंट क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कहीं उसकी कनेक्टिविटी लूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये बात यहां पर लिखी। आप मेरे साथ साथ आराम से पहले समझिए, नोट करने वाली इसमें अभी कोई बात नहीं है। सर, हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। अब ये बातें हम अगर आगे जाके नहीं बोलेंगे तो ये अब अंडरस्टूड हो गई है कि बच्चे ने दिमाग में बैठा लिया कि कैश बेसिस पर ये चल रही हैं। जब ये कैश बेसिस पर चलती हैं तो ये अपने पास बनाती हैं रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रेदर मैंने आपको बताया था कि ये तो अक्सर आप मान करके चलिए कि ये तो क्वेश्चन में गिवन ही होते हैं, हमें रेदर इनको बनाने की भी जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन है तो हम बना लेंगे। खैर, क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है तो फिर आपने प्रिपेयर करके दिखाना है क्या? आपने प्रिपेयर करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां से बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही तो बनेगा, और इसके साथ साथ आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होती, जो भी डिफिकल्टी है वो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में है। अब आज की क्लास क्या है सर? तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाएंगे। अब क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक होने वाला है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप बनाएंगे, जब आप सीखेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा, और चैप्टर भी जब सीख जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझाने के लिए मैं आज आपको एक बेसिक बातें बताऊंगा, और फिर इसके बारे में एडवांस लेवल पर बातें हम बाद में दोबारा करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनेगा, उसके लिए मैं आपको पहले आज बेसिक बातें बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम उसके बारे में गहराई में बातें करेंगे, तो आपकी चेन ब्रेक ना हो, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये बेसिस है, और इसकी हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, इसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली कैश अकाउंट की समरी है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो इसके अंदर डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे जब हम स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दरअसल एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट याद है, क्लास 11 में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट होंगे, इनकम होंगी तो क्रेडिट होंगी। इसलिए हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और इनकम्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब सर, जो रिसीट्स होती हैं वो बेसिकली आगे चल के इनकम बन जाती हैं, या मोस्टली रिसीट्स जो होती हैं वो इनकम बन जाती हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं वो हमारी एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनेगा, पहले मैं आपको उसके बारे में बेसिक बता रहा हूं, और फिर क्योंकि मैं जानता हूं ये आपका फर्स्ट टाइम एनपीओ के साथ आप फेस टू फेस हो रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है और बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है, और ये बात बुक के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसीलिए ही मैंने आपको ये पेज में लिख के बताया है। चलिए आराम से समझिए क्या कह रहा हूं मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ सर, ये समझ में आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम क्रेडिट हो जाएंगी, एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाएंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है। विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट संस्थाएं ही बनाती हैं। इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स लोग बिजनेस करते हैं तो वो ये नहीं बनाते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स कोई सोसाइटी चलाते हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई मंदिर चला रहे हैं, कोई रिलीजियस प्लेस चला रहे हैं, तो फिर आप अपने उन रिलेटिव से, पेरेंट्स से जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हमारे सीए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। फंड्स जो होते हैं
फंड्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो भाई जो आपको पैसा मिल रहा है, जो रिसीट्स मिल रही हैं, जिनसे आप पेमेंट कर रहे हैं, उससे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीट्स आई हैं उनसे अपना एक्सपेंडिचर मीट आउट कर पाई थी या नहीं कर पाई थी। अगर वो कर पाई थी, एक्स्ट्रा बच गया था, तो वो सरप्लस है, प्रॉफिट नहीं है, वो सरप्लस है। और अगर वो कम हो गया था तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। आपने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि सर ये सरप्लस डेफिसिट, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे खर्चे मीट आउट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। धीरे धीरे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए पहले मुझे आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट सिखानी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी इस क्लास के कम से कम मेरे हिसाब से नहीं तो 3 से 4 क्लास के बाद दोबारा आएगा। तो उससे पहले मुझे कुछ बेसिक बातें बतानी है ताकि स्टूडेंट को पता चले कि हम चैप्टर में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिंस इट इज नॉमिनल अकाउंट, देयरफॉर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। बड़ा सिंपल सा रूल है, एक्सपेंस आएंगे डेबिट कर देना, इनकम आएंगे क्रेडिट कर देना। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो सरप्लस या डेफिसिट हो जाएगी। तो इतनी सी बात तो क्लियर हो गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो आज की क्लास के बाद जितनी भी फ्यूचर में क्लासेस होंगी, अक्सर क्लासेस में आप यही देखेंगे कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, वो कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। जब बनाएंगे तो इसमें 2 मेन एडजस्टमेंट्स आती हैं। पहली एडजस्टमेंट ये कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बोथ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटम्स आती हैं। यानी रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी आएंगी, कैपिटल रिसीट्स भी आएंगी। पेमेंट्स में रेवेन्यू पेमेंट्स भी आएंगी, कैपिटल पेमेंट्स भी आएंगी। लास्ट क्लास में भी बच्चा चिंता में आ गया था, कह रहा था सर ये टेक्निकल टर्म बात कर देते हो हम घबराते हैं। अरे घबराने की कोई इश्यू नहीं है। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग नेचर, कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग नेचर। खैर, अगर कोई चीज इमीडिएटली आपके माइंड में नहीं आ रही तो घबराना मत, समझ जाना कि हाँ मैं ये धीरे धीरे बताऊंगा। तो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की आइटम आएंगी। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू रिसीट्स को ही लेकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन देगा, आपने वहां से आइटम पढ़नी है और आइटम पढ़ते ही जल्दी आप समझ जाएंगे हाँ हाँ ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना। और अगर आपको लगता है कैपिटल है तो इसका मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, आप उसे बोलेंगे रुको, थांबा थांबा थांबा, उसकी बाद में। हाँ, तो यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ट्रांजेक्शन हैं, हमने उठानी है कौन सी? रेवेन्यू। खैर सर, अगर हमने वहां से रेवेन्यू आइटम उठा ली तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, तब एक और काम आपने करना है। तो यहां पर हमने पहले पॉइंट में यही बात लिखी है कि आपने रेवेन्यू लेनी है। फिर हमने ये लिखा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है वो दरअसल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। तो कैश बेसिस से हम चले हैं, एक्रूअल बेसिस पे हमें जाना है, इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। और कैश और एक्रूअल में जो एडजस्टमेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड। तो आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्ट करना सीखना है। जैसे ही आप ये सीख गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 70% पोर्शन कवर हो गया, फिर 30% पोर्शन ही रह जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले तो मुझे ये इंट्रोडक्शन देना था कि हमें जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाने में प्रॉब्लम नंबर 2 से गुजर के जाना होगा, जो आप लोगों के लिए नई है, जो कि आप लोगों के लिए परेशानी शुरू में क्रिएट करेगी। उस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करेंगे, तो आप उस पे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। वो क्या है? कैश बेसिस ये कहती है, अगर मैं कैश बेसिस की बात करता हूं तो कैश बेसिस में अगर मैं किसी रिसिप्ट की बात करता हूं तो जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसका मनी हमें नहीं मिला, वो भी हमें इंक्लूड करनी है, तो हमें इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस ये 2 एडजस्टमेंट करनी होती हैं। सिमिलरली जब भी किसी पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट का मतलब है आपने कैश पे कर दिया, ये हमारे लिए क्या है? कैश बेसिस है।
लेकिन एक्रूअल बेसिस की बात करेंगे तो इसमें हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो आगे आने वाली 2, 3, 4 क्लासेस में हम आउटस्टैंडिंग एडवांस की बातें करेंगे। आप पूछेंगे सर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? आप नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था। आज की क्लास यही समझाने के लिए है कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट तक पहुंच चुके हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए जाने के लिए बीच में हमें एक्रूअल बेसिस पे कन्वर्ट करना है और उस कन्वर्जन को करने के लिए हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस एडजस्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे और क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमने रेंट पे किया 20,000, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है पेमेंट साइड पे रेंट पेड 20,000। जब मैं एक्सपेंडिचर साइड पे जाऊंगा तो मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ये बात मैं आपको यहां पर डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, ये देखिए, यही मेन एडजस्टमेंट आपने सीखनी है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये पेमेंट साइड पे रेंट की पेमेंट मैंने उठाई और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं लेके गया। ठीक है, अब सर ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे ये पेमेंट जो मुझे मिली थी, ये 20,000 की जो पेमेंट है, ये स्टार्टिंग फिगर बनेगी, यहां से शिफ्ट होकर यहां आएगी, लेकिन एक्सपेंडिचर बनने के लिए इसे आउटस्टैंडिंग और एडवांस से गुजरना पड़ेगा। नाउ अब मैं पूछूंगा, ये बताइए 20,000 तो आपने दे दिया, क्या कोई अमाउंट पेंडिंग रह गया है? अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि हाँ यार 20,000 तो गगन मैंने उनको दे दिया, लेकिन दरअसल ना मेरा अभी 10,000 बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यानी आपने 10,000 रुपए और देने थे, दिए नहीं है। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर जो था वो तो 30,000 था, पे केवल 20,000 हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड। ईयर के एंड में अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है तो हम उसे प्लस करेंगे। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में यहां पर रेड कलर में लिखा है कि आपने प्लस करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो बेटे सबसे पहली बात आपने लर्न कर लेना है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर लिखा है तो आपने उसको प्लस करना है। और ये बात आपने चाहे रिसीट हो चाहे पेमेंट हो, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। कितनी बढ़िया बात है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने प्लस करना है। मैंने एग्जांपल दिया रेंट का, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो भी आप जानते हैं। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक ऐसी रिसीट का जो कि आप समझते हो। सर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ? तो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, सपोज सर हम ये ले लेते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट हमें जो रिसीव हुआ है, सपोज 30,000 हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब हम पूछ रहे हैं क्या सारे पैसे रिसीव हो गए? वो कह रहे नहीं नहीं अभी तो आउटस्टैंडिंग है, कुछ अमाउंट बैलेंस रह गया है। हमने कहा कितना बैलेंस रह गया है? कह रहे 6,000 बैलेंस रह गया है। इसका मतलब हमारी जो इनकम हुई है वो 36,000 हुई है। यानी कि जब मैं इनकम की बात करूंगा, जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, दोनों ही केस में आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है कि आपने उसको प्लस कर देना है। क्योंकि इनकम निकाल रहे हैं हम करंट ईयर की, और ये जो आउटस्टैंडिंग एंड है ये करंट ईयर का ही अमाउंट का पार्ट है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। इस बात को मैं डिटेल में अभी आने वाली क्लासेस में भी डील करूंगा। तो पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम प्लस कर देते हैं। अब सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर हमारे पास आएगा तो उसका क्या करना है? उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये मैंने ऊपर रेड कलर से लिखा है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है कि करंट ईयर का है, प्लस करना है। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है? सॉरी, ऊपर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? इसको माइनस करना है, ये प्रीवियस ईयर का है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं दोबारा से। सपोज हम रेंट की बात कर रहे हैं, हमने पूछा कि आपने रेंट की पेमेंट की है? हमने कहा हां जी पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है? सर ऐसा करो रेंट की जगह अब आप सैलरी का एग्जांपल ले लो। लो मैंने सैलरी का एग्जांपल ले लिया। हमसे पूछ रहे हैं कि सैलरी आपने पे की है? हमने कहा हां सैलरी हमने पे की है 50,000। अब हमने पूछा
क्या ईयर की बिगिनिंग में, अगर ये मेरा ईयर था तो ईयर की बिगिनिंग में क्या कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग थी? उन्होंने कहा हाँ सर, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज की थी। तो इसका मतलब लास्ट ईयर आपने 10,000 दिए नहीं थे, वो आपने करंट ईयर में दिए होंगे। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये पेमेंट हमारी करंट ईयर की नहीं है, ये पेमेंट हमारी लास्ट ईयर की है। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल और रेवेन्यू, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। दूसरी मैंने आपको बताई कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे तो हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस दो एडजस्टमेंट करनी है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसकी डिटेल बातें भी दोबारा होंगी। लेकिन सर हम अगर इसको समझना चाहें तो कैसे होगा? होगा सिर्फ ये कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड को। और क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये करंट ईयर का है। माइनस करना है आपने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। सर ये प्लस और माइनस मुझे किस में करना है? जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आपकी स्टार्टिंग फिगर आएगी उसमें आपने इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है। इतनी सी बात समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, एक आधा एग्जाम्पल, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ना, ये छोटा सा एक सैंपल सा है, इसको मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आपके साथ चलता हूं। बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया गया है। अगर आप यहां देखेंगे तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उन्होंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस किया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सर उन्होंने एडवांस की बातें भी की हैं, तो एडवांस की बातें हम धीरे धीरे करेंगे, कोई हमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से हम करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसको भी हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ कुछ बातें धीरे धीरे आप समझेंगे। तो हम पहले आराम से क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की हेल्प से आपको बताएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सर जी आप तो अक्सर अनसॉल्व क्वेश्चन कराते थे और सॉल्व होमवर्क के लिए देते थे। तो बेटा ये एक पर्टिकुलर समझ लो बुक ने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, इसलिए अनसॉल्व में है नहीं, तो मैं आपको सॉल्व से करवा रहा हूं। हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब होता है कि डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट साइड पर इनकम आएगी। ओहो, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इनकम्स क्रेडिट होंगी, बस हो गया। ये मेरी लाइन जो है ना, ये हमेशा दिक्कत करती है। हाँ, ओके। पढ़ते जाएंगे और देखिए समझते जाएंगे। जितना समझ में आए उसे बोनस। सर सबसे पहले लिखा है फीस कलेक्टेड, इसका मतलब ये रिसीट है। रिसीट है तो इनकम में जाएगी, तो मैं यहां लिखूंगा बाय फीस। अमाउंट है 3,80,000। थोड़ा इसको अंदर ले आता हूं, बाहर निकल गया। ठीक है। नाउ फीस कलेक्टेड ये रिसीट है, इसलिए मैं इसे इनकम में ले गया, इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने मेरी बात ऊपर समझी थी तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की बात होती है। तो यानी जब वो ये लिख रहा है प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो फी कलेक्टेड में इंक्लूड किया गया है 80,000 जो कि पिछले साल का था। तो जो पिछले साल का है वो आपकी इनकम में से माइनस करना होगा, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर की इनकम थी। इसीलिए मैंने लिखा नीचे लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। यानी कि 3,80,000 में
लास्ट ईयर के पैसे भी आ गए हैं। इनकम क्या है, करंट ईयर की निकालनी है, तो फिर प्रीवियस ईयर की फिगर क्यों डाली हुई है, हटा दो। तो प्रीवियस ईयर की फिगर यहां से हमने हटा देनी है। इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। फिर लिखा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। इसका मतलब ये इस साल के पैसे हैं जो हमें मिले ही नहीं। कितने पैसे हैं, 10,000 है, तो हम इसमें करेंगे एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये हमारे करंट ईयर के पैसे हैं जो कि हमें मिले नहीं है। मिल जाते अच्छी बात थी, नहीं मिले तो क्या हुआ, एक्रूअल बेसिस पे कहता है कि वो मिले या ना मिले आपको इनकम में दिखाना है। तो 380 में से 80 चले गए, 3,10,000 ऐड हो गए, तो सर ये तो आ गया 3,10,000। बस यही काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बार बार करना होगा। और इसी के लिए नेक्स्ट क्लासेस में मैं ये बात शुरू करूंगा कि आउटस्टैंडिंग एंड और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग प्लस करना है, माइनस करना है। अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया, लेकिन आप फिर भी गलती करेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ बार बार कम से कम 3 से 4 क्लास में ये एडजस्टमेंट सिखाता रहूंगा। आप कहेंगे हाँ सर हम सीख गए, अब आगे बढ़ो ना, तब जाके आगे बढ़ूंगा। अच्छा, अब सैलरीज पेड, तो सैलरीज पेड का मतलब है ये पेमेंट है, पेमेंट बनेगा एक्सपेंडिचर में, तो यहां लिखूंगा टू सैलरीज। सर हम बताएंगे सैलरीज पेड में अमाउंट है 28,000। ओके, अब अगर ये पिछले साल का है तो माइनस कर दो, और अगर करंट ईयर का है तो प्लस कर दो। क्या, आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर। ओहो सर इस साल का खर्चा बताना है और वो कह रहा है कि सैलरी पेड में 3,000 प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्या कर दूंगा, माइनस। लेकिन लिखूंगा क्या, इसे लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। यानी कि जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग पीरियड में ये आउटस्टैंडिंग थे, और बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है कि लास्ट ईयर से चले आ रहे हैं, पेंडिंग हैं, हमने इस साल इनको पे किया, माइनस कर दो। फिर कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000, तो ये हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग रह गए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000। तो सर ये हमारा 3,000 माइनस हो गया, 1,000 प्लस हो गया, तो ये हमारा 26,000 एक्सपेंडिचर में आ गया। देखो यही काम आपने धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे गलती कर देंगे। सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो ये तो नाम ही बता रहा है कि मैं एक्सपेंस हूं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बताओ इतने प्यार से तुम्हें क्या तुम्हारे क्लासरूम के टीचर करवाते हैं, कोचिंग सेंटर वाले करवाते हैं, कह रहे जल्दी जल्दी लिख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लो जी लो भाई, ये एक्सपेंस अपने आप ही नाम बता रहा है कि एक्सपेंस में जाके लिख दो। सर क्या इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करोगे? अरे वो कह रहा है कि छोड़ो, अभी तो बच्चे सिर्फ स्टार्टिंग की है ना, इसलिए आपको ज्यादा तंग नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ हमने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 आएगा। ये बहुत दिक्कत है ना इसके अंदर कि हमें बुक से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज गलती होने का पूरा चांस है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के बाद मीटिंग के एक्सपेंसेस 18,000। सर कुछ प्लस माइनस कर दो ना। वो कह रहे नहीं समझ गए, आपने आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करना है। दोहराते रहो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करना है। सर जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है वो करंट ईयर का होता है, और जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होता है वो पिछले साल का होता है। तो क्या हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी लिख दिया? नहीं सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखिए। ओके सर, क्या हर एक चीज लिखते जाएंगे? नहीं भाई नहीं। अब देखो परचेज ऑफ बुक्स, अब देखिए आपको यहां पर समझना है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो आपकी बैलेंस शीट में जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी कोई एसेट्स परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, उससे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो बुक्स होती हैं वो एसेट्स होती हैं, पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। यानी हमने बुक्स और पीरियोडिकल्स दोनों चीजें मिला के परचेज की हैं। बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीरियोडिकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और मुझे यहां पर रेवेन्यू आइटम को लानी है, तो यानी मुझे इन दोनों को जुदा करना पड़ेगा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, इसको जुदा करना है। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स।
ओहो, यानी 29,000 जुड़ा हुआ है, जिसमें से बुक्स मुझे हटानी है, वो बुक्स 19 की हैं, यानी कि यहां पर आएगा टू पीरियोडिकल्स। कितना आएगा? 10,000। सर बुक्स का क्या होगा? जो एसेट होता है उसका डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भी बच्चे बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, डेप्रिसिएशन कह के डराओ मत, तो हमने अभी उसको छोड़ दिया। ठीक है सर, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000, आपने 10,000 लिखा है, तो हमारी टीचर मार्क्स ना काट ले, तो उस केस में आप लिखना परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000 लेस परचेज ऑफ बुक्स 10,000। सर आप क्यों नहीं लिख रहे? अरे भाई मैं नहीं लिख रहा, मैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस के ऊपर फोकस किए हुआ हूं। ये छोटी छोटी बातों के लिए कोई वो नहीं होता, टीचर के मार्क्स काटने हैं, काटने दो। रेंट पेड 10,000। बोर्ड के अंदर ना बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बिना बात के मार्क्स मत काटना, साफ वो कह देते हैं, इसलिए चिंता मत करो। ये देखिए, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन, हालांकि इसे होना चाहिए था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमें दिया है हम वही लिख देंगे, 15,000। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब खर्चे 4,000। धीरे धीरे समझिए, जितनी आइटम समझ में आ रही हैं डेबिट करनी है, ठीक है, जितनी आइटम समझ में आ रही है क्रेडिट करनी है, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रही उस पर स्टार लगा के नोट करके कहीं पे लिख लेना कि सर ने ऐसे बताया था। डोनेशन रिसीव्ड, अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलती है? गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं, तो रिसीट्स हैं, यहां लिखेंगे डोनेशंस। अब डोनेशन की एक खास बात होती है, वो कहती है कि भैया मेरे साथ आउटस्टैंडिंग एडवांस जैसी चीजें होती ही नहीं है। हमने कहा डोनेशन तो कितनी अच्छी है, हमें तंग भी नहीं करती, ये लीजिए। अब सिर्फ टोटल ये लगाना है कि सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि मेरे पास इकलौते रिसीट्स यहां पर लगभग 3 लाख की है, और पेमेंट मेरी छोटी छोटी पेमेंट्स हैं, तो मेरी यही साइड बिगर आने वाली है, इसलिए मैं इसका टोटल यहां पे लगा देता हूं। अगर कभी आपको डाउट लगे कि सर दोनों में से कौन सी बड़ी है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप रफ के अंदर टोटल कर लेना। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये आएगी 3,30,000, और जब मैं यहां से खर्चे माइनस करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो 3,30,000। अब देखिए मैं कैसे टोटल करता हूं, आप टोटल करके बैक साइड पे जैसे मर्जी कीजिएगा। मेरी कैलकुलेशन का तरीका ये है 0 0 0 0 0 0 0, तो यहां भी आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहां भी आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो एक के नीचे अगर एक लिखा है तो एज जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 6 3 9, 9 and 2 11, 11 and 8 19, 19 and 6 25, 25 plus 5 30, 30 plus 4 34, 34 4 लिखेंगे और 3 कैरी। 34 में अब मैं 0 कैसे बनाऊं, तो मुझे इसमें ऐड करना है 6। अब ये बहुत खास तरीका है मेरा टोटल ऐड करने का। 34 प्लस 6 कितना हो गया? 40, कैरी हो गया 4। ये गणित अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से कीजिएगा, वरना बच्चे कहते हैं सर आप क्या पढ़ाते हो, हमें समझ नहीं आता। अरे भाई जितना आता है आप उससे शुरुआत करो। आपने ये 330 का टोटल निकाल लिया, हाँ सर, अब आप इसका टोटल रफ में कीजिए और फिर 330 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा। मैं क्या करता हूं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, हमें मतलब कॉलेज करने के बाद पता चला था कि टोटल करने के लिए ये एक तरीका होता है, इसलिए आप घबराए नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो 4 कैरी हुआ था, 4 and 2 6 7 8 9 10 11, तो सर ये आ रहा है 11, और यहां पर है सर 13, तो यानी 11 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 1 कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से सरप्लस आता है 2,26,000। देखिए बिल्कुल ठीक आया ना। हाँ, ये बात और है कि ये टोटलिंग या ये बैलेंसिंग फिगर मैंने कैसे निकाली, थोड़ा आपके लिए सस्पेंस है। सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो हमने कर लिया, होमवर्क क्या है? तो होमवर्क कुछ भी नहीं है। तो क्या सर क्लास खत्म कर देंगे? अरे नहीं, मैं एक और इलस्ट्रेशन आपको करवाना चाहता हूं, मुझे आगे चल के एक दिखाई दी थी जो कि मैं आज कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर वो जो थी, वो इलस्ट्रेशन नंबर मेरे हिसाब से 26 या ऐसे ही कोई थी।
मतलब जब दोबारा स्टार्ट करेगी ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझाना, तब वो आपको दिखाई देगी। मैं एक मिनट देखता हूं, ये आ गई 26 नंबर। ओके, आइए इसको भी बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैं ये बता सकूं कि हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस कर देना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को माइनस करना है, रिसीट्स को इनकम में लेके जाना है और पेमेंट को एक्सपेंस में लाना है। ठीक है, भले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सर यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है। सर क्या हम वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और जो भी इश्यू आपके सामने आए उसको अभी आप नोट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कर दिया है शुरू। ओके, पहले तो अपनी लाइनें सीधी कीजिए सर। ओके, इसको भी सीधा कर देते हैं। सीधे हो भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सर यहां पर भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया, चिंता मत कीजिए, आगे से आएगा। अभी सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है। तो यहां पर सर हमें ये कुछ आइटम दी है, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2021 80,000। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है मैंने बताया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और सर ये 31 मार्च मेरी एंडिंग डेट है, तो यानी ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड 80,000। डेट से हमने पकड़ना है कि ये आउटस्टैंडिंग कौन सी है, बिगिनिंग है या एंड की है। तो सर ये ईयर एंड की डेट है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। दूसरा, हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन भी आउटस्टैंडिंग है, यानी क्वेश्चन में उन्होंने दो एडजस्टमेंट आपको बताई, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक उन्होंने बताई सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब बाकी सीधी सीधी कॉपी होंगी, उनमें आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं है। सर सबसे पहले लिखा है सैलरीज पेड, तो मैंने कहा यहां पे लिखते हैं 2 सैलरीज पेड 5 लाख। ओके, एक्सपेंडिचर साइड पे मैंने लिखा सैलरीज पेड। इलेक्ट्रिसिटी, लो जी लो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें दी ही नहीं थी, तो सीधा सीधा हमने यहां पर दिखा देनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अब बच्चा कह रहा है कि सर प्रीवियस ईयर की फिगर या प्रीवियस ईयर का खर्चा थोड़ी इस साल दिखाया जाता है, ये तो माइनस होगा, तो हम लिखेंगे माइनस। लेकिन प्रीवियस ईयर की बजाय हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। देखो, बिना कुछ सीखे हुए आप शुरुआत में पहुंच चुके हैं, और आने वाली क्लासेस में मैं आपके साथ आउटस्टैंडिंग, एडवांस, बिगिनिंग एंड डिटेल में चर्चा करूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सर ये इनकम में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ये इस चैप्टर का ना राजा एडजस्टमेंट है, वीआईपी एडजस्टमेंट है, यहां लिखिए 4 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। भैया एडवांस है तो माइनस कर दो। एडवांस मतलब ये इस साल का नहीं है, ये आपने अगले साल का ले लिया है, तो एडवांस आपको माइनस करना है। 50,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये भी माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अब आप कहेंगे कि सर ये मुश्किल काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। आप करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, करंट ईयर की इनकम में वो कह रहा है मेरे पास पैसे एडवांस आ गए, तो भाई एडवांस जो आया है वो आपकी इनकम नहीं है, इनकम कम हुई है, माइनस कर दो। फिर वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे आए हैं लेकिन ये पिछले साल के पैसे अब आए हैं, तो हमने कहा भाई ये तो पिछले साल के हैं, माइनस कर दो। तो लास्ट ईयर के मनी को क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। ठीक है, ये दोनों आपने माइनस कर दिए। नीचे एक एडजस्टमेंट और थी कि हमारे करंट ईयर के कुछ पैसे पेंडिंग रह गए हैं, तो हम इसे कहते हैं एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये कितने थे, 80,000। तो 80 प्लस करना है, 70 माइनस करना है, इसका मतलब करंट ईयर की आपकी इनकम आ गई 4,10,000। अच्छा, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको ये बात समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, हम कम से कम नहीं तो 100 बार इस बात को बताएंगे, और अगर आपने एक बार भी एक आइटम को पकड़ना शुरू किया तो 4 से 5 बारी में समझ में आ जाएगा।
मैंने आपको 2-3 एक्सप्लेनेशन दी कि हम करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, तो कोई भी पैसा जो पिछले साल का हो, जो आने वाले सालों का हो, वो मेरी करंट ईयर की इनकम में नहीं आ सकता, क्योंकि इनकम एक पर्टिकुलर ईयर की होती है। इनकम करंट ईयर की होती है, करंट ईयर की होती है, करंट ईयर की होती है। जो पैसा पिछले साल का है माइनस कर दो, जो मनी अगले ईयर का है माइनस कर दो। तो हमने दोनों माइनस कर दिए, और जो भी करंट ईयर का है उसको इसमें वापस लाओ, तो हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, हमने इसको प्लस कर दिया। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, यहां लिखिए बाय नेट प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब कलेक्शन है, फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, ये हो गया 4,50,000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो यहां लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,60,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट पेड 12,000। हाफ ईयर, अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, ये है हमारा ईयर और ये है इसका हाफ। हाफ ईयर का इंटरेस्ट हमने पे किया 12,000। हाफ ईयर का मतलब होता है 6 मंथ, यानी कि आपने 6 मंथ का पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसे मुझे प्लस करना है, लेकिन उसका अमाउंट मुझे दिया नहीं है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जब हाफ ईयर का 12,000 है तो रिमेनिंग हाफ ईयर का भी 12,000 होगा? अगर आप कहते हो मैं ऐसा नहीं कह सकता, तो तुम्हें अपनी कॉमन सेंस को धार लगाने की जरूरत है। एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 12,000। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ी कठिन एडजस्टमेंट थी। अरे कुछ भी कठिन नहीं था, यहां लिखा हुआ था कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सर अमाउंट नहीं दिया था। तो जब हाफ ईयर का बता दिया तो बाकी हाफ भी सेम होगा। हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, ऐसी बातें करते हो। अरे भाई जब आप करेंगे, एक बार दो बार आपके सामने टर्म आएंगी, फिर आप कहेंगे हाँ सर आप ठीक करो, फिर आपको याद हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में आगे जाके आप खुद बनाओगे। रेंट एंड रेट्स, अब देखो रेंट एंड रेट्स 75,000 इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड, यानी 10,000 आगे आने वाले पीरियड का भी आपने पे कर दिया, तो यानी ये इस साल का तो खर्चा है नहीं, इसको माइनस कर देंगे। एडवांस एट द एंड, यह माइनस कर देंगे, यानी मेरा एक्सपेंडिचर कितना था 65,000 था। लॉकर रेंट रिसीव्ड, सर लॉकर रेंट के बारे में आउटस्टैंडिंग की जानकारी है नहीं, होती तो हम उसको एडजस्ट कर लेते। लीजिए ये खत्म हो गया। होमवर्क तो मैं कुछ दे नहीं सकता आपको अभी, क्योंकि कोई क्वेश्चन है नहीं। टोटल हो गया मेरे पास 9,05,000, और इस 9,05,000 में से मैंने माइनस कर दिया, एक तो मेरे पास था 5 लाख, एक था मेरे पास 50,000, एक था मेरे पास 30,000। सर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो और ये चीटिंग है, और ये चीटिंग केवल मेरे लिए अलाउड है। तो यहां पर आएगा 76,000। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारा ये था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाने में मुझे आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी आइटम्स में करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी उसकी एक झलक दिखलाई है, और इसके बारे में कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से आइटम वाइज लेकर के बताने वाला हूं। और आने वाली 1, 2, 3 क्लासेस के लिए फास्टन योर सीट बेल्ट्स। टॉपिक मुश्किल होगा, फिर धीरे धीरे इजी हो जाएगा। तो मेंटली बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्पेसिफिक बातें करेंगे, स्पेसिफिक आइटम की एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एडवांस की करेंगे। आज की क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं, पुराना होमवर्क पेंडिंग है तो करके रखिएगा। सर थ्योरेटिकली तो कुछ होमवर्क हो सकता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट में डिफरेंस पढ़ के रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू।